हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल योर वेट फ्रेंड। पिछली वीडियो में हमारा आरबीसी का टॉपिक रह गया था, तो मैं वो आज कंटिन्यू करने वाली हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, आरबीसी को देख के आपके दिमाग में क्या क्या आता है। यही कि आरबीसी जो है वो बाइकनकेव होती है, रेड कलर की होती है, गैस का ट्रांसपोर्ट करती है, हीमोग्लोबिन होता है, यही सब चीज़ें आती हैं। आज हम यही सब चीज़ें पढ़ेंगे, पर इसके साथ थोड़ा सा जो है एक्स्ट्रा पढ़ेंगे कि जैसे आरबीसी का एबनॉर्मेलिटी, मतलब कि आरबीसी का बढ़ जाना, घट जाना। ठीक है, साथ में आरबीसी का फॉर्मेशन कैसे होता है, वो टूट कैसे रही है, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आरबीसी आरबीसी का काम क्या है। ठीक है, तो आरबीसी का मेन काम क्या होता है, गैसेस का ट्रांसपोर्ट करना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। अब कुछ ना रिएक्शंस होती हैं जो आरबीसी के अंदर चलती हैं। ठीक है ना, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। अब आरबीसी के अंदर ना बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस होता है। इस कार्बोनिक एनहाइड्रेस की वजह से क्या होता है, वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है किसके बीच में, CO2 और वाटर के बीच में। इसकी मदद से जो है दो काम हो जाते हैं। एक तो हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इजीली ट्रांसपोर्ट हो जाता है। दूसरा जो हमारी क्या कहते हैं, बफरिंग होती है। ठीक है ना, बफरिंग का काम भी आरबीसी कर देता है। ठीक है, इस एंजाइम की वजह से। अब हमारा जो आरबीसी होता है वो कैसे कर पाता है, तो आरबीसी के अंदर ना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, जैसा कि आप सब जानते हो। हीमोग्लोबिन की वजह से ही आरबीसी को कलर मिलता है। तो आरबीसी के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ये जो हीमोग्लोबिन होता है ना, एक्चुअली में ये जो है एसिड बेस बफर होता है, एक्सीलेंट। ठीक है, इसी वजह से आरबीसी जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो पाता है बफरिंग करने के लिए। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ के अंदर आरबीसी का शेप कैसा कैसा होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें डॉग की, काऊ की, शीप की, तो इनका कैसा होता है, बाइकनकेव आरबीसी होती है। हॉर्स की, कैट की, इनकी थोड़ी सी जो है शैलो कनकेव आरबीसी होती है। गोट वगैरह के बारे में बात करें तो इनका थोड़ा सा जो है फ्लैट सरफेस्ड आरबीसी होती है। एक आपको पूछा जाता है कि कैमल एंड डियर के अंदर आपको किस तरह की आरबीसी देखने को मिलती है, तो इनके अंदर ना आपको एलिप्टिकल और सिकल शेप देखने को मिलती है। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स के अंदर आपको एलिप्टिकल आरबीसी देखने को मिलती है, लेकिन साथ ही साथ वो कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड। अब आप सब जानते हो कि आरबीसी के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें एम्फीबियंस की, फिशेस की, इन एनिमल्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लिएटेड आरबीसी हमें देखने को मिलती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। ठीक है, बेसिकली न्यूक्लियस को रिमूव क्यों किया गया था, वैसे न्यूक्लियस जो होता है वो अर्ली स्टेजेस में आरबीसी फॉर्मेशन के प्रेजेंट होता है, लेकिन धीरे धीरे वो रिमूव हो जाता है। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जैसे आरबीसी बन रही होती है तो न्यूक्लियस रिमूव हो जाता है। आखिर क्यों होता है, मेन कारण आखिर क्यों होता है, ताकि सरफेस एरिया को इंक्रीज़ किया जा सके। वो जो एरिया घेरा हुआ है न्यूक्लियस ने, ठीक है, वो रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, वो स्पेस बन जाएगी एक्स्ट्रा। वो एक्स्ट्रा स्पेस जो होती है वो हम उस एक्स्ट्रा स्पेस की मदद से और ज़्यादा गैसेस जो है ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आरबीसी का शेप बाइकनकेव ही क्यों देखने को मिलता है मोस्टली, तो ये जो बाइकनकेव शेप होता है ना, ये आरबीसी को मदद करता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा गैसियस ट्रांसपोर्ट कर सके। ठीक है ना, गैसियस एक्सचेंज करा सके। क्यों, उससे क्या होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा बाइकनकेविटी से। ठीक है, और जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो ज़्यादा गैस आएगी। ठीक है ना, ज़्यादा गैस एक्सचेंज होगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर स्ट्रक्चर कैसा होता है आरबीसी का। ठीक है, देखो, आरबीसी जो होती है, आरबीसी के पास क्या है, आरबीसी एक नॉर्मल सेल ही तो है। तो सेल के पास क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो इसके पास भी यही है, सेल मेम्ब्रेन है और साइटोप्लाज्म है। और साइटोप्लाज्म को क्या कहा जाता है, स्ट्रोमा कहा जाता है। आखिर इसी स्ट्रोमा के अंदर जो है हमारे पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये हमारे पास होता है सेल मेम्ब्रेन। अब जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड्स से, ग्लाइकोप्रोटीन्स से। ठीक है, और इसके अंदर वो प्रोटीन्स भी होते हैं थोड़े बहुत। मेनली कौन सा प्रोटीन देखने को मिलता है, स्पेक्ट्रिन प्रोटीन देखने को मिलता है। अब जो अगर पूछा जाए कि एंटीजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो एंटीजन जो होता है वो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। इसी से तो हम पता कर पाते हैं ना कि आरबीसी जो है वो ए ब्लड ग्रुप को बिलोंग कर रही है, बी ब्लड ग्रुप को बिलोंग कर रही है। इन एंटीजन से ही तो पता चलता है कि वो ए ब्लड ग्रुप है या बी ब्लड ग्रुप है, ए बी है या फिर ओ ब्लड ग्रुप है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं आरबीसी के साइज़ के बारे में, ठीक है। तो मेनली आपको जो आरबीसी का साइज़ है ना, आपको एक्सट्रीम वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी आरबीसी किसके पास होती है, ठीक है। तो सबसे छोटा डायमीटर जो है वो गोट की आरबीसी का होता है, सबसे बड़ा डॉग का, और उससे भी बड़ा जो है मैन का देखने को मिलता है, ठीक है। गोट का कितना होता है 4.1 माइक्रोमीटर, मैन का कितना होता है 7.5 और डॉग का 7.3 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। अब हमारी जो आरबीसी है उसके अंदर एक्चुअली में 62 to 72% क्या होता है, पानी होता है, ठीक है। और बाकी बचा जो 35% होता है वो क्या होता है, सॉलिड होता है। उन सॉलिड्स में से भी, ठीक है, 95% क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और बाकी का जो 5% हो गया वो प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, लिपिड्स वगैरह ये सब हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आरबीसी मेटाबॉलिज्म के बारे में कि आखिर आरबीसी देखो, कोई भी सेल है उसे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। हर सेल को एनर्जी की ज़रूरत है। अगर उसको एनर्जी की क्योंकि वो काम कर रहा है तो काम करने के लिए उसे एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो आखिर आरबीसी को क्यों एनर्जी चाहिए, आरबीसी का मेटाबॉलिज्म क्या है, ठीक है। तो आरबीसी को एनर्जी चाहिए होती है ताकि वो अपने शेप को, अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सके, ठीक है। दूसरा, अब देखो कोई भी सेल होता है, किसी भी सेल के अंदर पोटेशियम का लेवल जो है वो ज़्यादा होता है, ठीक है, और सोडियम का लेवल जो होता है वो कम होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, इस ऑस्मोटिक ग्रेडियंट को मेंटेन करने के लिए भी जो है आरबीसी को एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तीसरा काम क्या होता है, ये जो है आयरन को क्या करता है, Fe2 पॉजिटिव स्टेट के अंदर मेंटेन करने में उसको एनर्जी चाहिए होती है। वो कैसे करेगा, तो आरबीसी जो होता है ना वो जो है क्या रिलीज़ करता है, क्या जनरेट कर रहा होता है, ग्लूटाथायोन। एक्चुअली में ये जो ग्लूटाथायोन ही है ना, यही जो है मदद करता है Fe2 पॉजिटिव स्टेट में बने रहने के लिए, क्योंकि अगर Fe2 ऑक्सीडाइज होकर Fe3 पॉजिटिव स्टेट में चला जाएगा तो जो हमारी आरबीसी है वो ऑक्सीजन को कैरी ही नहीं कर पाएगी, वो गैसेस ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाएगी, ठीक है। गैसेस का ट्रांसपोर्ट कराने के लिए आयरन का Fe2 पॉजिटिव स्टेट में होना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि आखिर आरबीसी को एनर्जी मिलती कहाँ से है, ठीक है। तो एक्चुअली में आरबीसी को ना एनर्जी मिल रही होती है ईएमवे पाथवे से, ठीक है। 90% एनर्जी जो है ईएमवी पाथवे से मिल रही होती है, ठीक है, एम्डन मेयरहॉफ पाथवे से। और बाकी का बचा 10% एनर्जी जो होती है उसे ऑक्सीडेटिव पेंटोज साइकिल के थ्रू मिल रही होती है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आरबीसी के लाइफ स्पैन के बारे में। देखो ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, आरबीसी का लाइफ स्पैन 120 डेज़। इसी तरह से कैटल के अंदर 125 to 150 डेज़ होता है, हॉर्सेज में 140 to 150 और पोल्ट्री में 20 to 30। एक्चुअली में ये जो पोल्ट्री वाला है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है कि पोल्ट्री के अंदर आरबीसी का लाइफ स्पैन क्या होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि आखिर आरबीसी बन कैसे रहा है, ठीक है। एक्चुअली में आरबीसी कैसे फॉर्म हो रहा है, आरबीसी के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एरिथ्रोपॉयसिस। देखो मैं आपको ना एक चीज़ समझाती हूँ, 2 मिनट। अब देखो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हेमेटोपॉयसिस क्या होती है, ठीक है। तो कोई भी ब्लड सेल की फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, हेमेटोपॉयसिस कहा जाता है। अब हेमेटोपॉयसिस के अंदर देखो ब्लड सेल्स कौन कौन से होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। तो आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को जो है एरिथ्रोपॉयसिस कहा जाता है, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी के फॉर्मेशन को जो है ल्यूकोपॉयसिस कहा जाता है। उसी तरह से प्लेटलेट की फॉर्मेशन को थ्रोम्बोपॉयसिस कहा जाता है। और आज हम जो है एरिथ्रोपॉयसिस पढ़ेंगे, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब देखो आरबीसी फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एरिथ्रोपॉयसिस। आखिर आरबीसी बन कहाँ रही होती है, तो आरबीसी जो है वो हमारी बोन मैरो के अंदर बन रही होती है। आरबीसी जो होती है ना उसको कितना टाइम लगता है बनने में, उसको जो है पूरे 5 दिन लग रहे होते हैं, ठीक है। अब इस स्टेप्स को याद रखना क्योंकि ये क्वेश्चन में पूछा जाता है कि एरिथ्रोपॉयसिस को एक्सप्लेन करें, ठीक है। सो देखो हमारे पास क्या होता है, बोन मैरो के अंदर होता है स्टेम सेल। ये स्टेम सेल जो है ये फर्दर जो है कन्वर्ट होता है किसमें, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट में, ठीक है। फिर ये कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट CFU में कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद ये फर्दर जो है कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोएरिथ्रोब्लास्ट में, जिसे रूब्रीब्लास्ट भी कहा जाता है, ठीक है। फिर प्रोएरिथ्रोब्लास्ट का नेक्स्ट स्टेज क्या होता है, ये आगे चल के जो है कन्वर्ट हो जाती है किसमें, बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट में, ठीक है। बेसोफिलिक एरिथ्रोब्लास्ट फर्दर कन्वर्ट होती है पॉलीक्रोमेटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट में। फिर फर्दर वो कन्वर्ट होती है ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट में, एंड देन रेटिकुलोसाइट एंड देन एरिथ्रोसाइट। देखो स्टेम सेल से रेटिकुलोसाइट बनने में टोटल जो है ना 72 आवर्स लगते हैं,
ठीक है। और रेटिकुलोसाइट से एरिथ्रोसाइट बढ़ने में जो है हमें टोटल 48 आवर्स लग जाता है। तो एक्चुअल में कितना टाइम हो गया, स्टेम सेल से आरबीसी बनने में पूरे 5 दिन लग जाते हैं। अब देखो, उसके बाद अब हम बात करते हैं, आपसे एक और एमसीक्यू पूछा जाता है कि आखिर किस स्टेप पर जो है हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस स्टार्ट करती है। तो एक्चुअली में हीमोग्लोबिन की जो सिंथेसिस होती है वो, उसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा। तो उसमें आपको क्या टिक करना है, दैट पॉलीक्रोमेटोफिल इरिथ्रोब्लास्ट इज द स्टेज और द रूब्रीसाइट इज द स्टेज व्हेन द हीमोग्लोबिन सिंथेसिस स्टार्ट्स इन द आरबीसी। ठीक है। एंड या और फिर आपसे क्या पूछा जाएगा कि आखिर न्यूक्लियस किस स्टेज में जाकर रिमूव हो जाता है। तो मेटारूब्रीसाइट या फिर ऑर्थोक्रोमेटिक एरिथ्रोब्लास्ट वो स्टेज होती है जहाँ पर जाकर जो है न्यूक्लियस जो है डिसअपियर कर जाता है। ठीक है ना। और इस तरह से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फिर अब हम इसके बारे में अब हम बात करते हैं कि आखिर एरिथ्रोपोइसिस के लिए मेनली क्या चीज़ रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है। तो कोई एरिथ्रोपोइसिस कराने के लिए ना, सबसे पहला तो देखो मेन फैक्टर क्या है। ठीक है। कौन मेन ऐसी कौन सी चीज़ है जो एरिथ्रोपोइसिस को रेगुलेट कर रही है। तो वो होता है कि आखिर ऑक्सीजन का लेवल क्या है। देखो, जैसे अगर आप ऑल्टीट्यूड पे चले जाते हो तो आखिर ऑल्टीट्यूड पे जाकर आपका आरबीसी क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर जाकर आपका जो है ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। ठीक है। उस ऑक्सीजन लेवल कम होने की चीज़ को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, हमारी आरबीसी का नंबर इंक्रीज़ कर जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को वो कैप्चर कर पाएँ। तो बेसिकली प्रिंसिपल फैक्टर क्या है एरिथ्रोपोइसिस के लिए, ऑक्सीजन का लेवल। ठीक है। सो ऑक्सीजन, तो जैसे ही क्या होता है ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज़ करता है, मतलब कि हाइपोक्सिया वाली कंडीशन आ जाती है, तो हमारा जो किडनी होता है वो क्या करता है, एरिथ्रोजेनिन जो है रिलीज़ करता है। ये एरिथ्रोजेनिन क्या करता है, ये एरिथ्रोपोइटिनोजन पर जाकर एक्ट करता है और उसे कन्वर्ट कराता है एरिथ्रोपोइटिन में। ये जो एरिथ्रोपोइटिन होता है, ठीक है, ये जो हार्मोन है ये 90% प्रोड्यूस किया जाता है किडनी द्वारा और 10% प्रोड्यूस किया जाता है लीवर द्वारा। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आखिर एरिथ्रोपोइटिन जो है मेनली किस ऑर्गन से जो है प्रोड्यूस किया जा रहा है। ठीक है। तो देन यू हैव टू आंसर दैट इट इज़ द किडनी। सो नेक्स्ट टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया कि आरबीसी होती क्या है। ठीक है ना। आरबीसी का लाइफ स्पैन वगैरह ये सब हो गया, आरबीसी बनती कैसे ये सब हो गया। अब आखिर क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं। ठीक है। क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ हमें देखने को मिलती हैं आरबीसी की कंसंट्रेशन से रिलेटेड। ठीक है। तो बेसिकली हमें दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, या तो आरबीसी का नंबर इंक्रीज़ करेगा या फिर आरबीसी का नंबर डिक्रीज़ करेगा। अगर आरबीसी का नंबर इंक्रीज़ करता है तो उस कंडीशन को पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। ठीक है। या फिर इसे जो है एरिथ्रोसाइटोसिस भी कह दिया जाता है। ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, आरबीसी का नंबर इंक्रीज़ कर जाता है। अब आरबीसी का नंबर जो है ना वो दो कारणों की वजह से इंक्रीज़ कर सकता है, या तो किसी फिजियोलॉजिकल कंडीशन की वजह से या फिर किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से। तो इसीलिए ये दो टाइप्स का हो जाता है, फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया एंड पैथोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया। फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया क्यों अकर करता है, मान लो आप किसी हाई ऑल्टीट्यूड पे चले गए। ठीक है। वहाँ पर जाकर क्या होगा, ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज़ कर जाएगा। जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज़ करेगा तो आपके अंदर क्या होगा, हाइपोक्सिया की कंडीशन आएगी। हाइपोक्सिया की कंडीशन आएगी तो और ज़्यादा आरबीसी बनेंगे, एरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ होगा तो और ज़्यादा आरबीसी बनेगा। ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो क्या होगा, मेटाबॉलिक रिस्पॉन्स होगा, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। ठीक है। जिस वजह से ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। ऑक्सीजन कम होना स्टार्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन से ही तो क्या हो रहा है, एटीपी बन रहा है। ठीक है ना। उसी की ऑक्सीडेशन से तो एटीपी बना रहे हैं ना। ऑक्सीजन नहीं होगा तो एटीपी कैसे, ग्लूकोज से एटीपी कैसे बनेगा। तो क्या हो रहा है, बेसिकली एटीपी बनेगा। अब एटीपी अगर यूटिलाइज हो रहा है तो धीरे धीरे ऑक्सीजन भी कम होगी, तो जिस वजह से क्या होगा, तब भी हमारे आरबीसी का नंबर इंक्रीज़ करेगा। ठीक है। या फिर कोई एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो जाता है आपको। ठीक है। तो उस वजह से भी क्या होता है, आरबीसी का नंबर इंक्रीज़ कर जाता है। तो बेसिकली आरबीसी का नंबर इंक्रीज़ क्यों कर रहा है, ताकि वो कंपनसेट कर सके, जितना नॉर्मल ऑक्सीजन आपके ऑर्गन्स को, आपकी बॉडी को चाहिए उतना वो उसको प्रोवाइड कर सके। इसी वजह से आरबीसी का नंबर इंक्रीज़ कर जाता है। पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या हो सकती है, जैसा कि आपके टिश्यूज़ को कम सप्लाई जा रहा है ऑक्सीजन का। ठीक है। ये किस कंडीशन में हो सकता है, या तो कोई ब्लड क्लॉट बन गया है जिस वजह से प्रॉपरली उस ऑर्गन तक आप ऑक्सीजन नहीं जा रही है, या जो है वेजो कंस्ट्रिक्शन हो गया है कि ब्लड अच्छे से हो नहीं पा रहा, फ्लो नहीं कर पा रहा है। ठीक है। या फिर एक ऐसी कंडीशन आ गई है जिसे क्या कहा जाता है, पॉलीसाइथीमिया वेरा। ठीक है। ये एक ऐसी कंडीशन है, ठीक है ना, जहाँ पर क्या होता है, ये एक जेनेटिक एब्रेशन है, मतलब कि किसी जीन के अंदर कोई एब्रेशन आया है, कोई खराबी आई है, जिस वजह से क्या होता है, जो हमारा हीमोसाइटोब्लास्टिक सेल होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उसके अंदर
उस जीन के अंदर, ठीक है ना, कोई तो डिफ़ॉल्ट आ जाता है जिस वजह से जो है आरबीसी का नंबर इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ओलिगोसाइथीमिया, ठीक है। तो ओलिगोसाइथीमिया का मतलब, ओलिगो का मतलब क्या होता है, कम। तो ओलिगोसाइथीमिया क्या है, यहाँ पर क्या होता है, आरबीसी का नंबर जो है वो डिक्रीज़ कर जाता है। यहाँ भी दो कारणों की वजह से हो सकता है, फिजियोलॉजिकल कारण की वजह से या फिर पैथोलॉजिकल कॉज की वजह से। फिजियोलॉजिकल जो कारण की वजह से होगा उसे फिजियोलॉजिकल ओलिगोसाइथीमिया कहेंगे। ये क्यों होगा, हीमोडाइल्यूशन। जैसे क्या होता है प्रेगनेंसी में, प्रेगनेंसी की कंडीशन में क्या होता है, ज़्यादा डाइल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो जब ज़्यादा डाइल्यूशन होगा तो आरबीसी का नंबर तो कम हो ही जाएगा। पैथोलॉजिकल कंडीशन क्या होती है, पैथोलॉजिकल जो ओलिगोसाइथीमिया होता है उसी को जो है अनीमिया भी कहा जाता है। तो बेसिकली अनीमिया क्या है, अनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर क्या होता है, या तो आपके आरबीसी के नंबर में डिक्रीज़ आएगा, या फिर आपके हीमोग्लोबिन कंटेंट के अंदर डिक्रीज़ आएगा, या फिर दोनों ही चीज़ों के अंदर डिक्रीज़ आ जाएगा। अब आखिर अनीमिया होता क्यों है, ठीक है। तो अनीमिया के होने का मेजर 3 कारण है, ठीक है ना, मतलब कि 3 तरह से जो है अनीमिया हो सकता है। सबसे पहला, आपका ब्लड ही अच्छे से फॉर्म नहीं हो पा रहा, ठीक है, आपके ब्लड सेल्स बन ही नहीं पा रहे हैं। वो क्यों हो सकता है, 2 कारणों की वजह से। सबसे पहला है एप्लास्टिक अनीमिया, ठीक है। एप्लास्टिक अनीमिया क्या होता है, ये एक ऐसा अनीमिया होता है जहाँ पर हमारा बोन मैरो जो होता है वो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा होता, मतलब कि वो ज़्यादा वो ब्लड सेल्स नहीं बना पा रहा होता, जिस वजह से क्या होता है एप्लास्टिक अनीमिया हो जाता है। एक होता है अनीमिक अनीमिया। अब अनीमिक अनीमिया होने के ना के फर्दर 4 टाइप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है, मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक अनीमिया क्या होता है, जब आपके अंदर आयरन का डिक्रीजमेंट आ जाता है, फॉलिक एसिड डिक्रीज़ कर जाता है, विटामिन B12 डिक्रीज़ कर जाता है। तो इन सारी चीज़ों के डिक्रीज़ करने की वजह से क्या होता है, आरबीसी का प्रोडक्शन डिक्रीज़ कर जाता है, जिस वजह से आरबीसी का नंबर डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। देखो, आपको ना नाम से ही तोड़ना है कि आखिर बेसिकली हो क्या रहा है। माइक्रोसाइटिक, माइक्रो मतलब छोटा, साइटिक मतलब सेल, सेल क्या हो गया, छोटा हो गया। फिर आगे पढ़ो हाइपोक्रोमिक, हाइपो मतलब कम हो जाना, क्रोमिक मतलब कि कलर का, कलर किस में है, कलर कौन प्रोवाइड कर रहा है, हीमोग्लोबिन। मतलब कि इस कंडीशन के अंदर क्या हुआ है, आपका आरबीसी जो है उसका साइज़ भी डिक्रीज़ कर गया है, हीमोग्लोबिन का कंटेंट भी डिक्रीज़ कर गया है। और आखिर ये दोनों कारण हुए क्यों हैं, इन दोनों चीज़ों का होने का कारण क्या है कि आपके अंदर क्या हो गया, आयरन का डिक्रीज़ हो गया है, जिस वजह से क्या हो रहा है, आपका आरबीसी का साइज़ डिक्रीज़ कर गया है, ठीक है ना, और हीमोग्लोबिन कंटेंट डिक्रीज़ कर गया, जिस वजह से आपको ये वाला अनीमिया हो गया है। मैक्रोसाइटिक एंड हाइपोक्रोमिक अनीमिया क्या होता है, इसमें देखो मैक्रोसाइटिक मतलब सेल क्या हो गया है, बड़ा हो गया है, हाइपरक्रोमिक मतलब कि हीमोग्लोबिन कंटेंट क्या हो गया है, ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये क्यों होता है, जब या तो एक्सट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाए या फिर विटामिन B12 की कमी हो जाए, ये इस वजह से होता है। पर्नीशियस अनीमिया, ठीक है। तो पर्नीशियस अनीमिया क्यों होता है, तो पर्नीशियस अनीमिया जो है वो होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है ना, जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा है वहाँ पर जो इंट्रिंसिक फैक्टर होता है उसके डिक्रीज़ होने की वजह से, ठीक है। आखिर जब ये अनीमिया होता है ये क्या करता है, ये विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं होने देता। अब जब विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा तो आपका आरबीसी नहीं बन पाएगा, ठीक है। आरबीसी के नंबर में डिक्रीज़ हो जाएगा, उतने अच्छे से फंक्शन नहीं हो पाएगा और आरबीसी उतना जल्दी नहीं बन पाएगा, ठीक है। अब दूसरा कारण क्या होता है, या तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है तब आपको अनीमिया हो गया है। अब ब्लड लॉस किस किस कारण की वजह से हो सकता है, या तो कोई पैरासिट, ठीक है, इसके भी 2 हैं, एक है हीमोरेजिक अनीमिया, एक है हीमोलाइटिक अनीमिया। हीमोरेजिक अनीमिया क्या है, जब आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, एक्सीडेंट होगा, ब्लड लॉस होगा तो आपकी बॉडी में क्या हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा। क्यों, ब्लड कम हो गया ना, ब्लड लेवल कम हो गया। हीमोलाइटिक अनीमिया, हीमोलाइटिक अनीमिया क्या है, आखिर इस अनीमिया के अंदर क्या होता है, इस अनीमिया में आपका सेल का साइज़ भी नॉर्मल रहेगा, ठीक है, आपका हीमोग्लोबिन कंटेंट भी नॉर्मल ही रहेगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर क्या होगा, आरबीसी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाएंगे। आखिर ये क्यों होता है कि जब कोई पैरासाइट जो है अफेक्ट कर देता है या किसी केमिकल की वजह से या किसी पैरासाइट की वजह से क्या होता है, आपका आरबीसी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। हीमोलाइटिक अनीमिया को ही नॉर्मोसाइटिक और नॉर्मोक्रोमिक अनीमिया भी कहा जाता है। नॉर्मोसाइटिक मतलब नॉर्मल है सेल साइज, ठीक है, नॉर्मोक्रोमिक मतलब हीमोग्लोबिन का कंटेंट भी सेल के अंदर वही है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा दूसरा कारण जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अनीमिया हो रहा है। अब हमारा जो तीसरा कारण है वो क्या है, एबनॉर्मल स्ट्रक्चर होना आरबीसी का। जब एबनॉर्मल स्ट्रक्चर होगा आरबीसी का, इसके 2 का, ठीक है, इसके फर्दर 2 में है, ठीक है। एक है सिकल सेल अनीमिया, एक है थैलेसीमिया। सिकल सेल अनीमिया आप सबने पढ़ा है। सिकल सेल अनीमिया क्या होता है, जब आपकी देखो आपकी हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, 2 चेन्स होती है, टोटल 4 चेन्स होती हैं, 2 अल्फ़ा 2 बीटा चेन्स, ठीक है। अब जो बीटा चेन होती है उसके अंदर जो 6th
कोडोन की जो पोजीशन होती है, मतलब कि 6 पोजीशन पर जो अमीनो एसिड होता है दैट इज़ ग्लूटामिक एसिड, वो क्या हो जाता है, वो रिप्लेस कर दिया जाता है बाय द वेलिन, ठीक है। तो वेलिन अमीनो एसिड, जिसकी वजह से क्या होता है, एबनॉर्मल कंपोजिशन हो जाता है बीटा चेन का हीमोग्लोबिन की, और जो है आपको सिक्कल सेल एनीमिया की कंडीशन हो जाती है। आपके सेल्स जो होते हैं वो सिक्कल शेप के हो जाते हैं, जिस वजह से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता ऑक्सीजन अच्छे से, ठीक है। थैलेसीमिया, थैलेसीमिया क्या होता है, यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, सेल का साइज़ भी वही है, शेप भी वही है, सब कुछ वैसा ही है, बस यहाँ पर क्या हुआ है, प्रोडक्शन डिक्रीज़ हो गई है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, सिंथेसिस नहीं हो पाती प्रॉपर हीमोग्लोबिन की। अगर प्रॉपर हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस ही नहीं होगी तो क्या फ़ायदा, कैसे होगा ट्रांसपोर्ट, हमारा काम कैसे होगा जो आरबीसी कर रहा था नॉर्मल कंडीशन में। थैलेसीमिया को ना कूलेज अनीमिया या फिर मेडिटेरियन अनीमिया भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि आरबीसी डिस्ट्रक्शन किस तरह से होता है, ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। अब आरबीसी डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो क्यों रहा है, ठीक है। तो बेसिकली हमारी जो आरबीसी होती है वो कैसी होती है, स्ट्रेचेबल होती है, ठीक है ना। लेकिन देखो, आप एक इलास्टिक को एज्यूम करो, अगर आप एक इलास्टिक जो है उसे बार बार खींचोगे तो उसकी इलास्टिसिटी किसी ना किसी पॉइंट पे जाके क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, फिर उसके पास कोई इलास्टिसिटी नहीं बचेगी। इसी तरह से आरबीसी की मेम्ब्रेन होती है, वो क्या करती है, पहले वो ब्लड वेसल में होती है, आर्टरी में होती है, आर्टरी से आर्टीरियोल्स में जाती है, आर्टीरियल छोटी होती हैं आर्टरी से, आर्टीरियोल से फिर कैपिलरीज आती हैं, ठीक है, वो और ज़्यादा कम हो जाता है, उसका साइज़ और डिक्रीज़ करता है, फिर उसका साइज़ फिर कैपिलरीज़ के बाद जो दोबारा वेन्यूल्स आती हैं, तब थोड़ा उसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ करता है, वेन्यूल्स के बाद वीन्स आती है, फिर उसका थोड़ा साइज़ इंक्रीज़ होता है। तो मतलब वो बार बार क्या कर रही है, हर पे अपने साइज़ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर रही है, जिस वजह से क्या होता है, उसकी इलास्टिसिटी धीरे धीरे जो है लूज़ होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और फिर धीरे धीरे जो है आरबीसी का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब आरबीसी का जो है डिस्ट्रक्शन जो होता है वो आखिर हो कहाँ रहा होता है, तो डोमेस्टिक एनिमल्स के केस में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बोन मैरो के अंदर होता है। मैन के केस में, हमारे केस में स्प्लीन होता है, इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहा जाता है। बर्ड्स के अंदर जो है लीवर वो जगह होती है जहाँ पर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है। अब आरबीसी जो होती है ना वो दो जगह पे डिस्ट्रॉय हो सकती है, या तो वो ब्लड वेसल के अंदर ही हो जाए, ठीक है, या फिर ब्लड वेसल के बाहर, मतलब कि किसी टिश्यू के आसपास हो, ठीक है, या फिर किसी ऑर्गन के अंदर जाकर हो। तो 10% जो आरबीसी डिस्ट्रक्शन होती है दैट इज़ आरबीसी डिस्ट्रक्शन जो होती है, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को जो है हीमोलाइसिस कहा जाता है, ठीक है। आरबीसी डिस्ट्रक्शन के प्रोसेस को ही हीमोलाइसिस कहा जाता है, ठीक है। सो हीमोलाइसिस दो तरह से हो सकती है, दो जगहों पे हो सकती है, ब्लड वेसल के अंदर या फिर ब्लड वेसल से बाहर। अगर और 10% आरबीसी डिस्ट्रक्शन जो होती है, हीमोलाइसिस जो होती है वो क्या होती है, ब्लड वेसल के अंदर होती है। अब ये क्यों होता है, क्योंकि वो कंप्रेसिबिलिटी अपनी लूज़ कर देती है, ठीक है, जिस वजह से क्या होता है, आरबीसी डिस्ट्रॉय होता है। और हमें पता है आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन। आरबीसी डिस्ट्रॉय हुआ, हीमोग्लोबिन रिलीज होगा, ये हीमोग्लोबिन क्या करता है, हेप्टाग्लोबुलिन के साथ कंबाइन करके जो है कंबाइन कर जाता है। फिर हमारे पास आता है मोनोन्यूक्लियर फैगोसिटिक सिस्टम। ये क्या करता है, ये इस हीमोग्लोबिन जो कंबाइंड है हेप्टाग्लोबुलिन के साथ, इसको जाकर जो है रिमूव कर देता है और इसकी सही जगह पर इसे पहुंचा देता है, ठीक है, जहाँ भी इसको लेके जाना है। फिर 90% जो हीमोलाइसिस होती है वो एक्स्ट्रा वेस्कुलर होती है, ठीक है, ब्लड वेसल के बाहर होती है। अब हमें पता है आरबीसी के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन है। अब हीमोग्लोबिन दो पार्ट से बना है, एक हीम पार्ट से और एक ग्लोबिन पार्ट से। ग्लोबिन वाला जो पार्ट होता है वो क्या होता है, वो डिग्रेड करके किस में कन्वर्ट हो जाता है, अमीनो एसिड्स में। ग्लोबिन क्या है, प्रोटीन चेन ही तो है, तो ये प्रोटीन चेन जो है ये क्या करेगी, डिग्रेड होकर अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हीम पार्ट जो होता है ना, हीम पार्ट के अंदर क्या होता है, दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आयरन वाला पार्ट और एक होता है नॉन आयरन पार्ट, ठीक है। अब इन दोनों का पढ़ेंगे कि आयरन पार्ट किस तरह से जो है डिग्रेड हो रहा है और नॉन आयरन पार्ट कैसे हो रहा है, ठीक है। सो देखो, जो आयरन वाला पार्ट होता है ना वो फेरेटिन की फॉर्म में जो है रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है ना, फेरेटिन या हीमोसाइड्रिन की फॉर्म में जो है वो रिमूव किया जाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये कन्वर्ट हो जाता है, जैसे ही आयरन पार्ट जो होता है वो हीम वाले पार्ट से अलग होता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है फेरेटिन में। फिर ये फेरेटिन क्या करता है, ये प्लाज्मा के अंदर जाकर जो है एपोट्रांसफेरिन के साथ कंबाइन करता है, ठीक है, और क्या बना लेता है, ट्रांसफेरिन बना लेता है। फिर ये ट्रांसफेरिन जो होता है ये बोन मैरो में एंटर कर जाता है और बोन मैरो के अंदर फर्दर न्यू आरबीसीज बनाने में मदद कर रहा होता है, ठीक है। अब हमारे पास बचा नॉन आयरन पार्ट। ये नॉन आयरन पार्ट क्या करता है, ये सबसे पहले कन्वर्ट होता है बिलीवर्डिन में, जो कि ग्रीन कलर का होता है। ये पूछा जाएगा कि बिलीवर्डिन किस कलर का होता है, या ग्रीन कलर सब्सटेंस जो नॉन आयरन पार्ट से बनता है, ठीक है, देन दैट इज़ द बिलीवर्डिन।
फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, बिलीरुबिन में, दैट इज़ द येलो कंटेनिंग पार्ट। फिर ये बिलीरुबिन क्या करता है, ये जो है प्लाज्मा के अंदर जाता है, वहाँ एल्ब्यूमिन के साथ जो है कंजुगेशन में, ये एल्ब्यूमिन के साथ मतलब कि एल्ब्यूमिन के साथ दोस्ती करता है, ठीक है, उसके साथ ही ये लीवर में एंटर करता है एल्ब्यूमिन के साथ दोस्ती करके, ठीक है। अब लीवर के अंदर जाकर जो है ये वहाँ पर जो है ग्लूकोलिनिक एसिड के साथ जो है बाइंड कर जाता है, ठीक है। अब जैसे ही वो बाइंड करा, फिर वहाँ पर जो है ये एक नया कंपाउंड बनता है। अब ये जो नया कंपाउंड होता है, मतलब कि जो बिलीरुबिन होता है, उसे क्या कर दिया जाता है, रिड्यूस कर दिया जाता है, किस में, यूरोबिलिनोजन में। अब यूरोबिलिनोजन जो होता है उसका कुछ पार्ट तो वापस से जो है रीएब्जॉर्ब कर लिया जाता है एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में, ठीक है। कुछ पार्ट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है ना, किस में, स्टर्कोबिलिन में या फिर यूरोबिलिन में, ठीक है, जो कि क्या करता है, फीसिस को कलर इम्पार्ट कर रहा होता है और एक्सक्रीट कर जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो है आज पूरा आरबीसी के बारे में पढ़ा कि आरबीसी किस तरह से बन रही थी, ठीक है, उसका हीमोलिसिस कैसे हुआ, ये सब। टिल देन थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ बताना, ठीक है, एंड टिल देन बाय बाय।